ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, इसके पहले हमने देखा एटोमाइजेशन एंथैल्पी। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस में जो भी एनर्जी के एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब जो एंथैल्पी के चेंज हो रहे हैं, ओके, उसी को हम एंथैल्पी बोल के, अगर सपोज एटॉम बन रहा है तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी, कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी नाम दिया था। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है तो हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी नाम दिया था उसका, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे बोला था। सो जो प्रोसेस कंबशन किया तो हमने बोला कि स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी। तो वैसे ही नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, सो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या? कोई भी बॉन्ड बनने के लिए या ऑलरेडी जो बना हुआ है, सपोज समझ लो कोई बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा एटोमाइजेशन एंथैल्पी। सो H2 का हमारा मॉलिक्यूल है, अगर H2 का मॉलिक्यूल है तो मतलब कैसा होगा, ये H और ये H। अब ये बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये एक H और दूसरे H में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। सो यहां पर एटॉम बन रहे हैं H के। ओके, सो इसीलिए इसमें जो भी हमने एंथैल्पी के चेंजेस होंगे डेल्टा H, जो हम निकालेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, तो वो हो जाएंगे कौन से, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। और वैसे ही ये थियरी में हमें क्या देखना है कि कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब ऐसे एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब हथौड़ा नहीं मारना है, बट से सपोज H2 है, सपोज कोई भी सॉलिड फेज में भी होगा। ओके, तो सॉलिड में से हम उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड में आएगा, फिर और हीट देंगे तो वो गैसेस में आएगा, एंड देन अगेन हीट देंगे तो वो अब वो अलग हो जाएगा। वो हमने एटोमाइजेशन में तो देखा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटोमाइजेशन में ही बॉन्ड टूटना हो, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि से मीथेन ले लो, CH2, तो उसमें क्या है, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। अब इसमें भी बॉन्ड तो तोड़ने पड़ेंगे, मुझे अलग अलग चाहिए सब कुछ, कार्बन अलग चाहिए, हाइड्रोजन अलग चाहिए, तो क्या करेंगे, हमें ये एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वो एनर्जी, वो हीट एक्सचेंज को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल है। ओके, डन। बॉन्ड टूट रहा है तो एटॉम बन रहे थे तभी तो बॉन्ड टूट ही रहा था। ओके, सो हमने क्या बोला, बॉन्ड एंथैल्पी। चलो देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग भी होता है और मेकिंग भी होता है ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि कोई भी बॉन्ड हो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, दैट वी नो। ओके, नाउ it is possible to relate heat of reaction to change in energy associated with the breaking and making of chemical bonds. So यहाँ पर हम जब ब्रेक हो रहा हो तब भी कितनी हीट दी वो, और अगर कुछ बन रहा है तब भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी हीट रिलीज हुई। वो हीट कितनी रिलीज हुई या वो हीट कितनी देनी पड़ी, उसके बेस पे हमें एंथैल्पी डिफरेंस मिल जाएगा। डन। क्यों? क्योंकि वो सब हो कैसे रहा है, डेल्टा H कब मिलता है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो। हमने फॉर्मूला तो देखा ना, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा U। ओके, वो फॉर्मूला नहीं देखा था, से डेल्टा Q इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, एंड डेल्टा H
इज इक्वल्स टू वही बट QP। ओके, हीट चेंज इन दी हीट इंटरेक्शंस जो भी होंगे, इनपुट आउटपुट वॉट एवर, जो भी हम कन्वेंशन ले रहे हैं कि अगर इनटू दिस सिस्टम हो तो पॉजिटिव, आउट ऑफ दिस सिस्टम हो तो नेगेटिव। सो वो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो चेंज इन दी एंथैल्पी। ओके, तो वही चीज है। नाउ with reference to the enthalpy changes associated with the chemical bonds, two different terms are used in the thermodynamics। तो दो टर्म्स यूज होती है, कौन कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये तो हम देख लिए हैं ऑलरेडी। किस में देखा था ये नाम तो पहले हमने देख लिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब एक का ऐसा नाम, कौन सा, यही लास्ट थियरी में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में ही देखा था कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को भी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, क्योंकि डिसोसिएट होना मतलब अलग होना। तो वो पेज पे लास्ट में लिखा हुआ था ना कहीं पर निकनेम उसका। ओके, यहाँ पर कहीं पे ये रहा, नीचे है, हाँ ये रहा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पर भी वापस दो आ रही है बॉन्ड एंथैल्पी में, एक तो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड टूट रहा है वो, एंड दूसरा मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है दोनों, चलो देखते हैं। एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, चलो लेट अस डिस्कस दिस टर्म्स विथ रेफरेंस टू द डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दो एटॉम होंगे तो डायएटॉमिक, उससे ज्यादा होंगे तो पॉलीएटॉमिक। ओके, तो पहले देखते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहले देखते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन आर ब्रोकन। तो भाई 1 मोल हमने हाइड्रोजन लिया हुआ है, डाइहाइड्रोजन H2 1 मोल लिया हुआ है, और अब हम उसमें से 2H बना रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था वही जो यहाँ हमने बोला वो, तो ये क्या हो गया, 2H हो गया ना, वही चीज लिखी हुई है, H2 में से 2H हो गया, ये H और H2H डन। ओके, तो वही है एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रोजन की एटोमाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 435 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहाँ पर ये क्या क्यों दिखाया है H और H, क्योंकि हमें पता है कि हमने बॉन्ड, ये जो ये प्लस है मतलब क्या, एंडोथर्मिक, प्लस मतलब एंडोथर्मिक, वेरी गुड। और एंडोथर्मिक मतलब हम हीट दे रहे हैं, सिस्टम में हीट जा रही है, सिस्टम में जा रही है। सो यहाँ पर यही सिस्टम है H2, उसमें हीट जाएगी तब जाके वो लोग अलग हो जाएंगे। तो ये HH लिखने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो तुमने हीट दी वो H, एक H एटम मतलब एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमने हीट दी, और वो जो चेंज है दैट इज द डेल्टा H। डन। ओके, चलो, the enthalpy change involved in this process is the bond dissociation enthalpy of HH bond. The bond dissociation enthalpy is the change in the enthalpy when 1 mole of covalent bond of a gaseous covalent compound is broken to form products in the gas phase. Done, simple है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है। तो ये भी तुम लिख सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, चेंज इन दी एंथैल्पी, डेल्टा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब डेल्टा H है। अच्छा, ये डेल्टा H कब, सो एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, जैसे Cl2 ले लो तो Cl और Cl उसके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन ले लो N2N2 तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग ही होता है ना सब में, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटॉम है। ओके, सो सारे के सारे, और वो कितने लिए हमने, 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ अ गैसियस, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बॉन्ड टूटे तो भी गैसियस होने चाहिए, दोनों के दोनों गैसियस में होंगे, मतलब वो जो हमारा सब्सटेंस है H2 गैसियस में होगा तभी वो टूटेगा। ओके, अदरवाइज H2 तुमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है सॉलिड में, उसको तुम हीट दोगे तो क्या होगा, वो नहीं टूट जाएगा, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उसको भी हीट दोगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा, और फिर H2 गैस है तब जाके एक H और दूसरा H अलग होगा। और बनने के टाइम पर भी हाइड्रोजन, सपोज सॉलिड हाइड्रोजन है, दूसरा सॉलिड हाइड्रोजन है, दे कैन नॉट कंबाइन एंड मेक अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं बना सकते, वो दोनों गैसियस फेज में होंगे तभी बना सकते हैं। याद आया, कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसीलिए लिखा हुआ है गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड्स
इज ब्रोकन, तो उनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन द गैस फेज। तो भाई जो बनेंगे, दो H बने, वो भी क्या है, ये भी गैसियस होना चाहिए और ये भी मिलेगा, वो क्या मिलेगा, गैसियस ही मिलेगा। डन, ओके। चलो, note that it is same as the enthalpy of atomization of dihydrogen। तो वही होगी ऑब्वियसली, H बॉन्ड तोड़ रहे हो तो इससे पहले भी तो हमने H बॉन्ड तोड़ा था, तो फिर उतना ही होगा ना। ओके, तो इसलिए बोला है कि सेम होगा। यस, दिस इज ट्रू फॉर ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये सबके लिए सेम है, मतलब कि बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिए जाने वाली जो हीट है, जो एंथैल्पी है, उसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। तो भाई एटॉम बनाने के लिए भी बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर दोनों सेम ही आएगा। तो सारे डायटोमिक के केस में ये सेम ही चीज होगी, वेदर यू टेक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई भी ले लो। ओके, कोई भी ले लो, तो सब में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसमें बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ रहे हो तो वहां पे एटॉम बन रहा है। तो फिर ये डायटोमिक के लिए ही क्यों बोला है, फिर पोली एटॉमिक के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि पोली एटॉमिक में एटॉम ना भी बने, पोली एटॉमिक में एटॉम ना भी बने, जैसे कि H2O है, उसमें तुम H और O के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। ओके, तो O तो बन गया, लेकिन दूसरा तो अभी H2 है, O अलग हो गया, वो तो एटम हो गया, लेकिन ये H तो वो दूसरे H के साथ जुड़ा हुआ है। सपोज O ये एक H और एक H के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुमने जैसे ऐसे जुड़ा हुआ है O, ये एक H और ये एक H, तुमने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो हाइड्रोजन का एक एटम मिल गया, लेकिन ये कहाँ तोड़ा अभी, तो वो तो OH तो है ही ना अभी बॉन्ड में। अंडरस्टूड? तो ये अलग होगा, वही आगे देखना है। लेकिन समझ में आया, बॉन्ड एंथैल्पी और एटोमाइजेशन एंथैल्पी सेम कब होगी, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में। डन, ओके। सो वही चीज लिखी हुई है। तो क्लोरीन है, उसके लिए 242, ऑक्सीजन है, उसके लिए 428। In the case of polyatomic molecules, bond dissociation enthalpy is different for different bonds within the same molecule। तो देखो, polyatomic के केस में bond dissociation enthalpy is different for different bonds within the same molecule। ये लिखा हुआ है, वही एग्जांपल ले लो। ये polyatomic है, दो से ज्यादा एटम है इसमें, कितने हैं टोटल CH4 में एटम? 5। ओके, एक कार्बन और 5 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, टोटल 5। अब मैं हीट दूंगा तो ये बॉन्ड टूटा तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं। ओके, ये CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लो कि मैंने दे दी 390 किलोजूल पर मोल हीट, तो ये एक बॉन्ड तोड़ने के लिए। ओके, अब क्या हुआ, एक H अलग हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास CH3 है, एक साथ चारों नहीं टूटेंगे। ओके, फिर से मैं दे रहा हूं ये 2H, तो वो कितना हुआ, वो आया, सपोज वो हर बार CH ही है। देखो, पहले CH बॉन्ड तोड़ा, अभी भी CH बॉन्ड ही तोड़ रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा अलग हो सकता है। सपोज 385 किलोजूल पर मोल। समझ में आया? पहले भी CH बॉन्ड तोड़ा, अभी भी CH बॉन्ड तोड़ा, सेम मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल है। ये सेंटेंस देखो, फिर से पढ़ूंगा अभी। सेम मॉलिक्यूल, पहले CH बॉन्ड तोड़ा, अभी भी CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो हम सोचेंगे सर जैसे पहले डायटोमिक के केस में एटोमाइजेशन में H और H को हमने तोड़ा था तो 435 किलोजूल मिला था एटोमाइजेशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी 435 मिली। हाँ, वो मिल सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एटम बन रहे और वहां तो एटम बन ही रहा था, लेकिन इस केस में कहाँ एटम बन रहे हैं? ओके, एक एटम बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन मिल गया, तो एक हाइड्रोजन मतलब एक एटम मिल गया। लेकिन ये CH बॉन्ड और सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है, कोई भी पाई बॉन्ड तो है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही है, और सेम मॉलिक्यूल्स के सेम एटम के बीच में है, फिर भी उनकी जो एंथैल्पी होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, क्योंकि जब पहले तुमने हीट दी तब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और सब बाद में दे रहे हो तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन में चेंजेस होंगे ना। एक आदमी 4 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और तब तुमने उनको हीट दी या उनमें से हीट ली, और फिर एक आदमी 3 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उस केस में तुमने उसको हीट दी या हीट ली, तो चेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि अभी तो एक पूरा एटम ही नहीं है वहां पर।
इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा तुम तोड़ किसको रहे हो? CH बॉन्ड को ही तोड़ रहे हो। अंडरस्टूड? तो वही चीज देखो, फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं। इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम ही मॉलिक्यूल लिया, सेम मॉलिक्यूल है, CH4 सेम ही है, फिर भी हर बार CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हीट देनी पड़ रही है। चलो देखते हैं, लो वही एग्जांपल, polyatomic molecules. Let us now consider a polyatomic molecule like methane. The overall thermochemical equation for the atomization reaction is given below. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ये CH4 है, उसमें से मुझे चार सबको अलग करना है। तो CH4 में 5 एटम है, मुझे 5 एटम बनाना है, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन बनाना है। ओके, तो उसमें इतनी हीट हमें ये क्या है देनी पड़ेगी। ओके, एंडोथर्मिक है 1665, लेकिन ध्यान से ये क्या है? A मतलब से एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? अब तो सारे के सारे एटम है, देखो कार्बन एक एटम हो गया, ये 4 हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं है वो, नहीं तो हम 2H2 लिख देते। ओके, लेकिन वो क्या है? 4 डिफरेंट, जैसे ये H और H थे, उसको 2H लिखा, वैसे H प्लस H, तो ये 4 होके कितने हो गए? 4H। तो अब तो सारे के सारे एटम है, सारे मतलब CH4 में से 5 एटम बनाने के लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? 1665। बस ठंडी लग रही है थोड़ी। सो CH बॉन्ड के CH4 के सभी बॉन्ड को तोड़, सभी, एक CH बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, बॉन्ड 4 है, चारों के चारों बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, नॉट वन को तोड़ने के लिए सपोज इतनी देनी पड़े 390, फिर दूसरे के लिए तो फिर सपोज 385। सबका समेशन करके एवरेज करोगे तो वो सबका सम कर दोगे तो ये आ जाएगा। ओके, देखते हैं, देखो, इन अ मीथेन ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ सबका सेम ही होगा। ओके, however the energies required to break the individual CH bond in each successive step differ. Okay, देखो, जैसे कि CH4 है, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन अलग किया तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी। कितनी? 427 किलोजूल पर मोल। ओके, फिर CH3 है, ये एक हाइड्रोजन तो निकल गया, अब CH3 है, उसमें से मैंने बनाया CH2 और एक H फिर से अलग हुआ, तो फिर से मतलब मैंने एक CH बॉन्ड तोड़ा, तो उसके लिए तो देखो मुझे ज्यादा देनी पड़ी, 439 देनी पड़ी। ओके, फिर तीसरा CH2 है, उसमें से एक CH, फिर से एक CH बॉन्ड तोड़ा, तो एक H अलग वापस हुआ CH, उसके लिए 452 देनी पड़ी। और लास्ट वाला CH है, उसमें से C और H को अलग करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 347 किलोजूल पर मोल हीट देनी पड़ी हर बार। तो इसीलिए वो सेंटेंस लिखा हुआ था कि डायएटॉमिक केस में एटोमाइजेशन एंथैल्पी ही बॉन्ड एंथैल्पी, बट पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक है, तो उसमें एटोमाइजेशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट है। अभी एटॉम तो हर बार यहाँ पे हाइड्रोजन ही बन रहा है, लेकिन हीट तो देखो हर बार डिफरेंट है। ओके, दैट इज द केस। हाँ, उसके पीछे का रीजन वही जो बताया कि ऑलरेडी दे आर हैविंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। उनका जो स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। वो चैप्टर पढ़ा ना हमने, क्या केमिकल, क्या था नाम? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 4th चैप्टर। तो हमने नहीं पढ़ा था कि अगर CH2 तो फिर CH2 मतलब से नहीं, डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े थे कि भाई बीच में एक साइड और एक दूसरा साइड, तो 180 डिग्री एंगल बनता है। ओके, तो 3 मॉलिक्यूल्स, 3 एटम्स थे, फिर सपोज 4 एटम है तो एक बीच में, फिर यहाँ पर 5 है सपोज एक बीच में, यहाँ पे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो डिफरेंट हो गए तो डिफरेंट बनेंगे। फिर ट्राइंगुलर, 3 ऐसे ट्राइंगुलर शेप भी बनाते थे। तो जितने ज्यादा और जितने कम होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटॉम्स, उनका स्ट्रक्चर एंड उनके बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, सो अलग अलग होगी, इसीलिए अलग अलग हीट देनी पड़ रही है। अंडरस्टूड? ओके, सो इन सच केसेस वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस केस में हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे,
तो देखो फॉर एग्जांपल CH4 C और H, देखो वहां पे HH था, यहाँ पे C और H के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा डेल्टा एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो 1665 हमने बोला उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 कर दो। क्यों? क्योंकि CH4 में 4 बॉन्ड है, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया तो कितना आया 416। अब यहाँ पर आओ तो देखो यहाँ पे अगर तुम इसका मीन निकाल लोगे ना तो उसके जैसा ही आएगा। देखो वी फाइंड दैट द CH बॉन्ड एंथैल्पी इज मीथेन is 416 kilojoule per mole. It has been found that CH bond enthalpies differ slightly from the compound to compound. As अब देखो कंपाउंड में भी अलग अलग, ये तो CH4 था, तो अब CH की हम कितनी निकाले, देखो यहाँ पर तुमने CH बॉन्ड तोड़ा, यहाँ सब जगह CH बॉन्ड तोड़ रहे हो तो सब में अलग अलग आया, 427 439 452 347 सब में अलग अलग आया। तो CH बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, कितनी एंथैल्पी देनी पड़ेगी तब जाके CH बॉन्ड टूटेगा, तो हर बार तो डिफर कर रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू ले, तो हमने मीथेन के केस में एवरेज वैल्यू ले ली, इसको बोलते हैं हम मीन लिया ना, ओके, डिवाइड बाय 4 कर दिया, टोटल डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो 1665 डिवाइड बाय 4 तो वो हमारा आया 416। तो अभी ये मीथेन था, अभी मीथेन की जगह इथेन ले लूं तो वापस अलग हो जाएगा, बॉन्ड वही है CH, बॉन्ड वही है CH, तोड़ना तो वही है CH, बट वो इथेन के केस में अलग। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कंपाउंड टू कंपाउंड डिफर करता है, इन CH3 CH2Cl, इसका नाम क्या होगा बताओ तो, क्लोरोइथेन, करेक्ट, ओके। ये कार्बन को मत गिन लेना, क्लोरीन है, ओके, तो 2 ही कार्बन है और हेलोजन, ओके। फिर इसका नाम क्या होगा, वो तो हम नहीं पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप वाला, मीथेन, हाँ तो नाइट्रोमीथेन, हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, ओके बोल सकते हैं, तो वो देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप हमारा बाकी है, ओके। बट देखो इसमें भी मैं CH बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, इसमें भी CH बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, बट इट डज नॉट डिफर इन अ ग्रेट डील, तो अलग तो होगा लेकिन इतना ज्यादा अलग नहीं होगा, ऐसा बोला है। यूजिंग हेज लॉ बॉन्ड एंथैल्पीज कैन बी कैलकुलेटेड, हेज लॉ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद है ना हेज लॉ क्या था, वो क्या था, आइडिया तो बताओ, भले ही सेंटेंस या ऐसे कुछ है। हेज लॉ क्या बोल रहा था, कंसेप्ट क्या था उसका, हाँ करेक्ट, हम A to B से जा रहे हैं, वो A to B के बीच में डेल्टा H कितना है वो नहीं पता, लेकिन स्टेप्स पता है कि A to P, P to Q, Q to R, S, ये सब पता है, और S to B चला जा रहा है। तो अगर हमें दूसरा रूट पता हो, इट इज अ स्टेट फंक्शन, तो अगर दूसरा रूट से भी अगर सारे के हमें पता है तो सबका सम करके भी हम डायरेक्टली A to B के बीच का डिफरेंस, एंथैल्पी डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो हेज लॉ था हमारा। फिर हम आगे पीछे कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल भी लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था याद है, करेक्ट, ओके, C एंड O2 मिक्स होके CO बन रहा है, तो वो हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो फिर हमने दूसरी 2 रिएक्शन ली थी कि C और O2 मिलके CO2 बन रहा है, और CO और O2 मिलके भी CO2 बन रहा है, CO और O2 मिलके भी CO2 बन रहा है, वो दोनों के एंथैल्पी डिफरेंस हमें पता थे, उनका प्लस माइनस क्या है, एक को आगे पीछे कर दिया, तो फिर हमें हमारा इक्वेशन मिल गया था, ओके, कार्बन प्लस O2 दैट विल गिव CO, वो हमें एंथैल्पी चेंज मिला, याद है ना लास्ट क्लास में डिस्कस किया। सो वो हेज लॉ का यूज करके हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज कैन बी कैलकुलेटेड एंड बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ सम सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स गिवन इन द टेबल में गिवन है सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड का। द रिएक्शन एंथैल्पीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज एज दीज अराइज फ्रॉम द चेंजेस दैट accompanying ऑफ ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स। वी कैन प्रिडिक्ट, मतलब क्या बोल रहा है, रिएक्शन एंथैल्पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बॉन्ड बनते रहते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते रहते हैं केमिकल रिएक्शन में, ओके। सो वी कैन प्रिडिक्ट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इन गैस फेज इफ वी नो द डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पीज, अगर बॉन्ड एंथैल्पी पता हो तभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमारा फॉर्मूला है वो, लेकिन याद रखना पूरे चैप्टर में हमारा फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की एंथैल्पी, सिर्फ और सिर्फ यही थियरी में उल्टा है, ओके। सो
समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया? सिर्फ और सब जगह हम जब डेल्टा एच फाइंड कर रहे हैं तो तुमने कंबशन एंथैल्पी डिस्कस की, तब भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हमने स्टैंडर्ड मोलर फॉर्मेशन एंथैल्पी भी डिस्कस की, उसमें भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, हेज लॉ का रिएक्शन एंथैल्पी भी हमने कैलकुलेट की, उसमें भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पूरे चैप्टर में जहां भी डेल्टा एच आए तो हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है फॉर्मूला, याद रह जाएगा, पक्का गलती ना हो। सिर्फ एक ही चीज है, बॉन्ड एंथैल्पी के केस में उल्टा है, अदरवाइज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही है। Okay, this relationship is particularly more useful when required values of delta H formation are not available. हाँ, the net enthalpy change of a reaction is the amount of energy required to break all the bonds in the reactant molecules minus the amount of energy required to break all the bonds in the product molecules. मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला बताया उनको वर्डिंग में बता रहे हैं कि नेट एंथैल्पी क्या होगी, ये बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। तो बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट तो क्या होता है कि बॉन्ड है रिएक्टेंट के बीच में, उसको तोड़ना पड़ेगा ना, उसको तोड़ेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगी। तो वो तोड़ रहा है, ये सब कुछ तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ा वो एनर्जी, इसको थोड़ा ये, फिर ये दोनों का सम करना पड़ेगा, तो समेशन कर दिया माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, देखो प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी, ये हमने वही 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो NaCl का से लैटाइस एंथैल्पी और लैटाइस एनर्जी की बात की थी, उसमें बताया था कि सपोज NaCl बनने के लिए 788 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी और से एनर्जी रिलीज हो रही है। हमने ऐसा बोला था कि Na और Cl ऐसे इकट्ठा हुए और जैसे ही उनके बीच में बॉन्ड बना तो क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एनर्जी। ओके, जब फॉर्मेशन हो रहा हो तो हम फॉर्मेशन वर्ड यूज करते थे, और फॉर्मेशन ना हो रहा हो, टूट रहा हो, तो उसी को हम बोलते थे क्रिस्टल लैटाइस एनर्जी, एंथैल्पी, एनर्जी, व्हाटएवर। हीट भी बोल सकते हो, क्रिस्टल लैटाइस हीट बोल सकते हैं। डन, सिर्फ फॉर्मेशन दोनों में सेम ही था। अगर 788 NaCl तो पूरा लैटाइस था ऐसे, तो NaCl अगर इकट्ठा हो रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और अगर NaCl का बॉन्ड तोड़ना है और दोनों को गैसियस फेज में दूर दूर फेंक देना है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वापस इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? इतनी ही एनर्जी फिर से देंगे तो वो टूट जाएंगे, और जब इकट्ठा होंगे तब उतनी ही एनर्जी उनमें से निकलेगी। डन। तो वही सेंटेंस के अकॉर्डिंगली और वही कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में तो बॉन्ड बनेगा ना, प्रोडक्ट में तो बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे H2 लिया, O2 लिया, तो ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गए, तो फिर प्रोडक्ट में तो H2 आ गया, तो H2 में तो बॉन्ड बन रहा है भाई, तोड़ना थोड़ी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हुआ तो यही केस ना, भले ही तुम तोड़ो, लेकिन केस तो ये हुआ ना, NaCl को तोड़ने के लिए 788, तो वो कैसे, यही बॉन्ड एंथैल्पी है, तो उसको ही तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो तोड़ोगे तो 788, अगर इकट्ठा होंगे तो 788 निकलेगी उसमें से। समझ में आया? तो वही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है, तोड़ने के लिए निकल जितनी रही है वही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है, क्योंकि उतनी वापस दोगे तो वापस टूट जाएगा। डन। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज ओनली द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? ओके। तो देखो जैसे, हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे थे कि माइनस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाए, ये प्रोडक्ट में कहाँ बॉन्ड टूट रहे हैं, अरे हाँ, लेकिन बॉन्ड अगर टूटे तो एंथैल्पी जितनी रिलीज होगी ना, वो एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। नहीं तो प्रोडक्ट में तो बॉन्ड बन रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। Remember that this relationship is approximate and is valid when all the substances, reactant and product in the reaction are in gaseous state। तो मैंने तुम्हें बताया कि gaseous state में होगा तभी ये करेक्ट है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। डन। तो बॉन्ड एंथैल्पी समझ में आ गई। डायएटॉमिक के केस में बॉन्ड एटोमाइजेशन एंथैल्पी ही बॉन्ड एंथैल्पी है, और पॉलीएटॉमिक के केस में मीन एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि हर बार मॉलिक्यूल में जितने भी एटॉम्स प्रेजेंट है उनके बीच के केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से हर बार जो हमें हीट देनी पड़ रही है, जो डेल्टा एच मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। तो दैट्स वाई हमें मीन करना पड़ेगा, और वो मीन भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट उसके आसपास की वैल्यू मिलेगी हमें। डन। और जो तुम अब तक बोल रहे थे कि बॉन्ड से एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो भी बॉन्ड एंथैल्पी से ही पता चलता है। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास A2 है, यहाँ पर मेरे पास B2 है, और वो दोनों मिलके 2AB बना रहे हैं। डन। A2 है मतलब क्या? A और A, B2 मतलब B और B। तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। इनके बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए सपोज तुमने एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना। तो ये कितनी हुई? सपोज 50 किलो जूल पर मोल। फिर इनके बीच में भी तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे हम। बी और बी को तो तोड़ना ही पड़ेगा। इसको भी मान लो हमने से 60 दे दी, 60 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर तुम चेक करोगे तो ये तो बन रहा है, ए बी तो बन रहा है ना। अब देखो ये ए अलग हो गया, ये ए भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, क्योंकि तुमने एनर्जी दी तो टूट गए बोलो। अब ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये इकट्ठा हो गए और ये भी इकट्ठा हो गए, तो ए भी इकट्ठा हो गए, वो दो ए भी इकट्ठा हो गए। तो अब जब इकट्ठा हो गए तब तो हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो रिलीज हो रही है तो मान लो कि यहां पर से 200 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई। डन। अब देखो सर, हमने हीट दी थी कितनी? टोटल हीट कितनी दी थी केमिकल रिएक्शन में? 110, और हमें मिली कितनी? 200। तो ये तो फायदा हो गया सर केमिकल रिएक्शन में। 90 किलो जूल पर मोल हीट हमें मिली। यस, मिली, फायदा हुआ है। तो ये 90 है, वो एक्स्ट्रा है, तो इसके बेस पे हम बोलते हैं कि भाई 90 तुम्हें यहां ज्यादा मिली, यहां 90 ज्यादा मिली, मतलब कि ये प्रोसेस हो गई। इसके बेस पे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, कि टोटल तुम्हारे सिस्टम में से कितनी हीट तुम्हें मिली। तुमने दी कितनी? 110, और वापस तुम्हें मिल रही है कितनी? 200। तो मतलब 90 का प्रॉफिट हो गया। 90 का प्रॉफिट तुम्हें सिस्टम में से मिला, मतलब सिस्टम में से निकल गया। सिस्टम में से निकला मतलब क्या? एक्सोथर्मिक। इसके बेस पे बोलते हैं कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फिर हम उसमें डेल्टा एच निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो वो आ जाएगा से 90 किलो जूल पर मोल। अंडरस्टूड? तो वो एक्सोथर्मिक है, तो फिर हम वापस क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम में से तो निकली तभी तो हमें मिली। सिस्टम के लिए माइनस हो रहा है ना, हमें तो मिली ना। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? और अगर उल्टा हुआ तो से 50, 60, 110, तो भाई मुझे यहाँ पे 100 ही मिल रही है। अगर 100 ही मिल रही है, फिर से करो ये 100 माइनस 110, तो माइनस 10 आ गया। ओके, उस केस में मुझे पता चलेगा अरे हमें तो लॉस हो गया। हमने दी थी 110 और हमें मिल रही है कितनी? सिर्फ 100। तो 10 का तो लॉस हुआ ना हमें, क्योंकि वापस तो 100, तो 10 तो हमने एक्स्ट्रा दे दी। वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमने हीट दी, मतलब हमने गैस जलाया स्टोव पर, गैस स्टोव जलाया। ओके, हमने फ्यूल कंबशन, मतलब फ्यूल का कंबशन किया, तो हमारी हीट गई। ओके, तो वो केस में फिर हमारी हीट गई, तो गई कहाँ? किसके पास गई? किसने ले ली? सिस्टम ने ले ली। तो सिस्टम ने ले ली, सिस्टम के अंदर गई, मतलब क्या? एंडोथर्मिक। समझ में आया? तो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं कि -90, माइनस है मतलब बाहर निकल रही है सिस्टम में से, और बाहर निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक। लेकिन वो एक्सोथर्मिक कैसे? ऐसे प्लस माइनस करने के बाद ऐसे बाहर निकल रही है बोल रहे हो। एंडोथर्मिक मतलब प्लस है तो एंडोथर्मिक, तो वो तो हम सिर्फ साइन देख के बोल देते कि एंडोथर्मिक। लेकिन ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट का सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद नेट क्या है? नेट अगर तुम्हारा प्लस है तो तुम बोलोगे कि एंडोथर्मिक। हम सिर्फ ये देख के एंडोथर्मिक नहीं बोल सकते, सिर्फ ये रिएक्टेंट का देख के एंडोथर्मिक नहीं बोल सकते। ये जो हमें गिवन होता है वो पूरी रिएक्शन का होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? समझ में आ गया बॉन्ड एंथैल्पी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गिवन है, ये टेबल में थोड़ा गिवन है। ओके, अभी पूछा नहीं जाता बट गिवन है। देखो मीन भी गिवन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड मतलब N2 है,
उसको तोड़ने के लिए देखो 418 और ट्रिपल बॉन्ड है तो 946. ओके, C डबल बॉन्ड है 615, ट्रिपल बॉन्ड है 891. सबकी अलग अलग गिवन है. और एटॉम सिंगल बॉन्ड हो उसके केस में भी यहाँ पर डिफरेंट केस में गिवन है. अंडरस्टूड? तो और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या, फॉर्मूला डिफरेंट है. डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट. बाकी पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. डन? ओके.